हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडी शिप। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, जिसे लिखा है सतीश चंद्रा जी ने। इससे पहले ऑलरेडी मैं आर एस शर्मा की जो एशियन इंडियन हिस्ट्री है उसको कवर करा चुकी हूँ, और इसके साथ साथ हम इंडियन पॉलिटी को भी कवर कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे वो सभी लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएंगे और जो भी PDF होते हैं वो भी आपको वहाँ ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं जो हमारा मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है इस बुक का, जिसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूरोप के बारे में कि किस तरह से जो यूरोप है वहाँ पर पहले रोमन एम्पायर ने काफ़ी लंबे टाइम तक रूल करा और फिर वो दो पार्ट से ब्रेक हो जाता है। फिर वहाँ पर फ्यूडलिज्म देखा जाता है, एक डार्क एज वाला पीरियड भी आता है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो अरब्स हैं किस तरह से वो पूरी जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर होती है उसको कंट्रोल कर लेते हैं। और अब हम देखेंगे जो अरब्स हैं उनके रिलेशन बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी उनके साथ कैसे थे। लास्ट में हमने अरब्स के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो में हम उससे आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो ये होगा हमारा चैप्टर फर्स्ट, इंडिया एंड द वर्ल्ड, जिसमें हम पढ़ चुके थे इंडिया और वर्ल्ड का जो इंट्रो था। उसके बाद हमने यूरोप के बारे में पढ़ा था अच्छे से। उसके बाद हमने ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म को भी देखा था, किस तरह से जो फ्यूडलिज्म है वो एक चरम सीमा पर पहुंच जाता है यहाँ यूरोप के अंदर। देन आगे हमारा टॉपिक होने वाला था द अरब वर्ल्ड, इसको भी मैं अलग से एक सेपरेट लेक्चर में आपको समझा चुकी हूँ। और हमारा आज का जो टॉपिक होगा आज हम उसे डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अफ्रीका, ठीक है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। द अरब ऑल्सो ब्रॉट अफ्रीका मोर क्लोजली इनटू द इंडियन ओशियन एंड द मिडल ईस्टर्न ट्रेड। अब यहाँ पर जो अफ्रीका, ठीक है ना, जो अफ्रीका और जो इंडियन को, जो इंडिया मतलब जो इंडिया जो हमारा देश है, उन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाने का जो सबसे ज़्यादा अगर हम कहें एफर्ट्स डाले हैं तो वो अरब्स के थ्रू ही डाले गए हैं। जो अरब्स हैं वही कहीं ना कहीं अफ्रीका को और इंडिया को क्लोज लेकर आए हैं, साथ में जो मिडिल ईस्टर्न ट्रेड है, ठीक है। यहाँ पर हुआ क्या था कि जो अरब्स थे ज़्यादा ट्रेड तो इन्हीं का चलता था जो बाहर के देशों के साथ, और यहाँ जो ये अफ्रीका का जो ज़्यादातर पार्ट था नॉर्दर्न अफ्रीका वाला, उस पर धीरे धीरे कंट्रोल हो गया था अरब्स का, ठीक है। और जब अरब्स यहाँ पर आ जाते हैं अफ्रीका तो अपने ट्रेड पर्पस के लिए ये कॉन्टेक्ट्स बनाते हैं इंडियन ओशियन और मिडिल ईस्टर्न ट्रेड करते हैं ये बाकी जो दूसरे देश हैं उनके साथ, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ, इंडिया के साथ। तो कहीं ना कहीं अफ्रीका को और इंडिया को दोनों को कॉन्टेक्ट में लाने का जो सारा क्रेडिट जाता है वो जाता है अरब्स को। अरब्स माइग्रेशन एंड mercantile activity along the east coast of Africa increased enormously, extending up to Malandi and Zanzibar etc. तो यहाँ पर कहा गया है कि जो अरब्स का जो माइग्रेशन था और जो उनकी मर्चेंटाइल जो एक्टिविटीज़ थी, यहाँ पे जो मर्चेंटाइल एक्टिविटीज़ क्या है कि जो भी ट्रेड से रिलेटेड उनकी जो भी एक्टिविटीज़ थी, ठीक है, वही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका इंक्रीज्ड इनॉर्मसली, एक्सटेंडिंग अप टू मालंदी एंड जांजिबार। और उन्होंने अपने ट्रेड की वजह से जो आसपास की जो दूसरी जो सिटीज़ थी, ठीक है, अफ्रीका में, वहाँ से भी वो कॉन्टैक्ट बनाते हैं, जैसे कि मालंदी हो गया, जांजिबार हो गया। तो जो ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका था धीरे धीरे उस पर पूरा जो अरब्स थे उनका आना जाना लगा रहता था, और वो धीरे धीरे फिर उनके पूरी तरह से कंट्रोल में भी आ जाता है। हाउएवर द अरब ट्रेड इंक्लूडेड लार्ज स्केल एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स ऑल्सो एज अ गोल्ड, आइवरी एक्सेट्रा। तो ये जो अरब्स थे ये ट्रेड करते थे और काफ़ी बड़े लार्ज स्केल पे ये ट्रेड करते थे, और इनके ट्रेड पे क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती थी, जैसे कि एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स, ऑल्सो गोल्ड, आइवरी एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों का ट्रेड चलता था। There was in Africa a powerful Ethiopian kingdom of long standing which had many towns. अफ्रीका में एक पावरफुल इथोपियन किंगडम था, ठीक है, और काफ़ी लंबे टाइम तक ये रूल करता है, और इसके अंदर बहुत सारे टाउन्स भी होते हैं। द इथोपियंस वर एंगेज्ड इन द इंडियन ओशियन ट्रेड अक्रॉस एडन टू इंडियन। और जो इथोपियंस है इनके कहीं ना कहीं ट्रेड वगैरह के जो रिलेशन थे वो इंडियन ओशियन में एंगेज थे ये, ठीक है ना, इंडियन ओशियन में ट्रेड वगैरह के लिए उसको यूज़ करते थे। द इथोपियंस कॉल्ड हप्सीज, ठीक है। अब जो इथोपियंस जिसके बारे में हम बात करेंगे, इथोपियन किंगडम, ये अपने आप को क्या बोलते थे, हप्सीज, ठीक है ना, इन्हें हप्सीज बोलते थे, और ये क्रिश्चियन होते थे, ठीक है। अब ऊपर तो अरब्स है, अब ये नीचे यहाँ अफ्रीका, ये इथोपियन वाले किंगडम में ये हप्सीस आ गए जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों के बीच में ज़्यादा नहीं बनने वाली है और ना बनती होगी। दे वर क्लोजली अलाइड टू बेजेंटियन एम्पायर, लेकिन इनके बहुत अच्छे संबंध थे किसके साथ, बेजेंटाइन एम्पायर के साथ, क्योंकि जो बेजेंटाइन एम्पायर थी वो क्या थी, वो ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी, और जो रोमन एम्पायर थी वो क्या फॉलो करती थी, वो भी क्रिश्चियनिटी को ही फॉलो करती थी। तो इसलिए ये जो ये हप्सीस थे इनके अच्छे रिलेशन बेजेंटाइन एम्पायर के साथ थे।
ठीक है। और इन्हीं के साथ इनका अच्छा ट्रेड था, इंडियन ओशन में इनका काफ़ी अच्छा ट्रेड वगैरह चलता था। अब होता क्या है, जैसे ही ये जो बेंजेंटाइन एम्पायर होती है ये जो वीक पड़ने लगती है, क्योंकि बेंजेंटाइन एम्पायर पे धीरे धीरे जो अरब्स है उनका कब्जा होने लगता है, और एक टाइम पे जो बेंजेंटाइन एम्पायर है वो पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाती है अरब्स के। अब जब ये अरब्स के कंट्रोल में आ गई तो क्या होगा, जो ये हब्सीस है, जो ये इथोपियंस है, इनकी भी जो इकोनॉमिक जो पोजीशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती है। ये लोग भी क्या पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो इन्हें प्रोटेक्शन सपोर्ट किसका मिल रहा था, जो बेंजेंटाइन एम्पायर है उसका मिल रहा था। अब यही डिक्लाइन हो रही है, तो इसीलिए इनकी भी जो पावर है वो क्या हो जाती है, वीकेंड पड़ जाती है। ओके, अब बात करते हैं ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया की। ठीक है, वो तो हमने देख लिया कि अफ्रीका के साथ किस तरह कैसे रिलेशन रहे हैं अरब्स के। तो अफ्रीका के साथ रिलेशन हमने देखी नहीं है कि धीरे धीरे होता क्या है कि जब तक जो बेंजेंटाइन एम्पायर होती है वो अपनी पावरफुल रहती है, तो नीचे जो इथोपियंस होते हैं अफ्रीका में जो कंट्रीज़ होती हैं वो भी पावरफुल रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी, कुछ एम्पायर ऐसे थे जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते थे। लेकिन जैसे ही अरब्स का वहाँ पर कब्जा होने लगता है तो धीरे धीरे वो जो एम्पायर्स है वो वीक होने लगती हैं, और अरब्स क्या करते हैं, उन पर पूरी तरह से कंट्रोल करके उनको अपने हिसाब से फिर ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट एशिया की। ठीक है ना, ईस्ट और जो साउथ ईस्ट एशिया का जो पूरा एरिया था उसकी बात करते हैं। तो इसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है बात करने के लिए तो सबसे पहले तो बनता है चाइना। ठीक है, क्योंकि चाइना कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी, काफ़ी बड़ी थी। चाइना की सोसाइटी कल्चर बहुत ज़्यादा अपने क्लाइमैक्स पर थी किस टाइम पर, जब 8th और 9th सेंचुरी की बात आती है। यहाँ पर रूल चल रहा था टैंग रूल। ठीक है ना, तो इस एम्पायर का रूल चल रहा था। जो टैंग रूलर्स थे वो यहाँ पर अपनी पावर्स को बढ़ाने में लग रहे थे। पावर्स कैसे बढ़ेंगी, जितना ज़्यादा एरिया बढ़ेगा। ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को अपने अंडर लेने की कोशिश कर रहे थे। जैसे कि उन्होंने जो ये यहाँ पर जिंगयांग है, ठीक है ना, इस पूरे एरिया को सेंट्रल एशिया के अपने अंडर ले लिया था, साथ में जो काशगर है उसको भी। ठीक है ना, दिस हेल्प इन गिविंग अ फिलिप टू द ओवरलैंड ट्रेड अक्रॉस व्हाट इज कॉल्ड द सिल्क रोड। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा एरिया है सेंट्रल एशिया का, हम सबको पता है ना, जो सिल्क रूट है वो सेंट्रल एशिया से ही निकल कर जाता है। तो यहाँ पर ये उनको बड़ा हेल्प करता है ओवरलैंड ट्रेड में करने के लिए, जिसे हम आज मतलब उस टाइम पे पुराने ज़माने में क्या बोलते थे, सिल्क रोड बोलते थे, और आज भी हम इसे इतिहास में सिल्क रोड के नाम से ही पढ़ते हैं। तो इस पर पूरा कंट्रोल हो जाता है इनका। तो पूरा उस टाइम तक जो तुर्कमेनिस्तान वाला जो पूरा पार्ट था वो सारा इन्हीं के कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है ना, जो टैंग रूलर थे। दिस हेल्प इन गिविंग अ फिलिप, मैंने आपको बता ही दिया। तो पूरा जो सिल्क रोड है अब इस पर इन्हीं का कंट्रोल था, और इसका पूरा अच्छे से यूज़ करते थे अपने ट्रेड वगैरह के लिए। ये सिर्फ सिल्क का ही ट्रेड नहीं करते थे, बल्कि जो दूसरी जो और चीज़ें थी, जैसे कि पॉर्कोलिन हो गया, ठीक है, और सेमी प्रीशियस स्टोन हो गए, इनको भी ये एक्सपोर्ट करते थे वेस्टर्न एशिया तक, ठीक है, यूरोप तक, इंडिया तक। इस रोड, जो ये रोड है सिल्क रोड, इसका यूज़ कर फॉरेन ट्रेडर्स वर वेलकम इन चाइना। और ऐसा नहीं था सिर्फ यही ट्रेड करने के लिए जाते थे, बल्कि अगर जो दूसरी कंट्रीज़ के जो लोग थे वो भी चाइना में ट्रेडिंग के लिए आते थे। एंड मैनी ऑफ दैम अरब, पर्शियन, इंडियंस केम टू साउथ चाइना अक्रॉस द लैंड एंड द सीज एंड सेटल डाउन इन कैंटोन। और बहुत सारे जो अरब्स थे, पर्शियन थे, इंडियंस थे, वो यहाँ साउथ चाइना में आते थे, या तो लैंड के थ्रू आते थे या फिर सी रूट के थ्रू आते थे। और बहुत सारे लोग जिन्हें फ़ायदा लगता था यहाँ रुकने में वो यहाँ सेटल भी हो जाते थे। द टैंग एम्पायर डिक्लाइन इन द मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी। अब आ जाता है टाइम जब जो टैंग एम्पायर है उसका डिक्लाइन होने लगता है। डिक्लाइन कब होता है, इन द मिडिल ऑफ द 9th सेंचुरी। ठीक है, और यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देता है 10th सेंचुरी में एक और दूसरी डायनेस्टी जिसका नाम होता है सुंग डायनेस्टी। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा टैंग एम्पायर के बारे में, जो काफ़ी अच्छे से चल रही थी, लेकिन 9th सेंचुरी के आते आते उसका डिक्लाइन होने लगता है, और 10th सेंचुरी तक आते आते जो टैंग एम्पायर है उसको हटा देता है, उसको रिप्लेस कर देता है कौन, सुंग एम्पायर। ठीक है, विच रूल्ड ओवर चाइना फॉर अबाउट 100 ईयर्स। और जो ये सुंग एम्पायर होती है ये पूरे अगले 100 साल तक, ठीक है, यहाँ पर चाइना में रूल करती है। इट ग्रोइंग वीकनेस गिवन अपॉर्चुनिटी टू द मंगोल्स टू कॉन्क्वायर। अब 100 साल बाद इसका भी टाइम चला जाता है, और यहाँ पर जब ये वीक पड़ जाती है तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है मंगोल्स को कि वो अब चाइना को आकर कॉन्क्वायर कर लें इन द 13th सेंचुरी। ठीक है, तो पहले टैंग आए, फिर सुंग आए, और अब टाइम आ गया मंगोल्स का। अब जो ये मंगोल्स थे, अब इनका पढ़ते हैं। यहाँ पर जब ये आते हैं यहाँ, तो ये जो लोग थे ना, इन्होंने मतलब तबाही मचा दी थी चाइना में। ठीक है ना, कि मारना काटना, ठीक है ना, लूटपाट करना, काफ़ी एकदम बुरे हालात कर दिए इन्होंने चाइना के। बट ड्यू टू देयर हाईली डिसिप्लिन एंड मोबाइल कैवलरी फोर्सेस द मंगोल्स रूलर वर एबल टू यूनिफाई नॉर्थ एंड साउथ चाइना अंडर वन रूल फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन इनके टाइम में एक काम क्या होता है कि एक तो ये लोग बड़े हाईली डिसिप्लिन थे, ठीक है, ऊपर से इनके पास कैवलरी फोर्सेस थी जो बहुत
अच्छी थी, मतलब कि जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में बड़ी अच्छी थी। जो मंगोल्स रूलर थे, अब उनके पास इतनी अच्छी कैवलरी फोर्सेस थी, हाईली डिसिप्लिन थे, तो वो एक काम तो कर गए कि वो नॉर्थ चाइना और साउथ चाइना को यूनिफाई कर गए। ठीक है, और ऐसा पहली बार हुआ मंगोल्स के अंडर। फॉर सम टाइम दे ऑल्सो ब्रॉट अंडर देयर स्वेट टोकिन एंड द अनम। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो नॉर्थ वियतनाम था और जो साउथ वियतनाम था, ये इनके पुराने नाम हैं, ठीक है, तो आप इनको भी ध्यान रख सकते हो। इन दोनों को भी ये मिला के चले गए चाइना से। इन द नॉर्थ दे ओवर इन कोरिया एंड द मंगोल्स स्टैब्लिश वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर इन द ईस्ट एशिया। तो यहाँ तक कि इन्होंने कोरिया तक को भी चाइना में ही मिला दिया था मंगोल्स थे। और इस तरह से जो मंगोल्स थे वो पहले ऐसे बने थे जिन्होंने इतनी बड़ी एम्पायर को ईस्ट एशिया में स्टैब्लिश किया था। इससे पहले किसी ने इतनी बड़ी एम्पायर को स्टैब्लिश नहीं किया था। The Venetian traveler Marco Polo, who spent some time in the court of Kublai Khan। अब हम सब जानते हैं मार्को पोलो को, हमने लास्ट में भी पढ़ा था। कहाँ से आए थे ये? इटली से आए थे, वेनिशियन ट्रैवलर थे ये। और काम क्या था इनका कि अलग अलग जगह जाके ट्रैवलिंग करते थे और वहाँ से जितना हो सके मतलब दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करते थे। तो ये गए किसके कोर्ट में? कुबलाई खान के कोर्ट में। एक बहुत ही फेमस मंगोल रूलर थे ये चाइना के, कुबलाई खान, ठीक है। मार्को पोलो रिटर्न टू इटली बाय सी विजिटिंग मालाबार इन इंडिया। अब जब मार्को पोलो को वहाँ जाके तसल्ली हो गई, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह वो वहाँ से ले आए, ठीक है ना। अब वो वापस आते हैं इटली, और इटली आने के लिए उन्होंने जो सी रूट को चूज़ किया, और वो डायरेक्ट इटली ना जाके पहले वो इंडिया के मालाबार कोस्ट पे आते हैं। एंड दस ऑलरेडी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर कमिंग क्लोजर टुगेदर। और अब आप खुद देख रहे हो, जो लोग हैं अलग अलग जगह से अलग अलग जगह जा रहे हैं, बीच में और चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऐसा वर्ल्ड में हम कहेंगे कि जो वर्ल्ड में जो अलग अलग जगहें थी, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस थे, वो आपस में क्या हो रहे हैं? क्लोज हो रहे हैं, एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं। दे आर कमर्शियल एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट वर इंक्रीजिंग। अब उन लोगों के जो कमर्शियल और जो कल्चरल जो कॉन्टैक्ट है वो इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि पहले तो सब अपनी अपनी जगह पर ही थे, किसी को पता ही ना था कि मतलब दूसरी जगह पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो लोग आपस में कॉन्टैक्ट रख रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन पर अकाउंट्स बना रहे हैं। तो इसीलिए जो कमर्शियल और जो कल्चरल जो कॉन्टैक्ट है वो लोगों के काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे थे। The countries of Southeast Asia had to meet the expansionist urge of some of the Chinese ruler, and China having developed a strong navy by this time। इस टाइम तक जो चाइना है उसके पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी थी, ठीक है। एंड बट ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द टाइम द साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स रिमेन इंडिपेंडेंट। लेकिन उसके बाद भी कुछ साउथ ईस्टर्न जो स्टेट थे, एशियन स्टेट थे, वो अभी भी इंडिपेंडेंट थे, चाइना का कंट्रोल नहीं था उन पे। द टू मोस्ट पावरफुल किंगडम विच फ्लरिश्ड इन दिस रेन ड्यूरिंग द पीरियड वॉज द शैलेंदर एंड द कंबुजा एम्पायर। अब साउथ ईस्ट जो एशियन स्टेट थे उसमें दो एम्पायर बड़ी पावरफुल निकली, जिन पर वो अलग से अपनी इंडिपेंडेंटली वो रूल कर रहे थे, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं था। यहाँ पर वो दो एम्पायर कौन सी थी? वो थी शैलेंदर डायनेस्टी और दूसरी थी कंबुजा। तो दोनों का नाम याद रखना आपको, शैलेंदर और कंबुजा। कहाँ पर थी ये? साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स में, ठीक है, जो अभी भी इंडिपेंडेंट थी। सबसे पहले देखते हैं शैलेंद्र डायनेस्टी के बारे में। जो शैलेंद्र डायनेस्टी है उसका राइज हुआ था 7वीं सेंचुरी में, ठीक है ना, 7वीं जो शताब्दी है उसमें इसका रूल हुआ था, इसका मतलब कहेंगे उदय हुआ था। एंड कॉन्स्टिट्यूटेड द श्री विजय एम्पायर, ठीक है, फ्लरिश टिल द 10th सेंचुरी। इसे आप जो इसे कॉन्स्टिट्यूट करने वाले थे वो थे श्री विजय, ठीक है ना, तो इसे आप श्री विजय एम्पायर भी बोल सकते हो। एट इट्स हाइट द एम्पायर इंक्लूडेड सुमात्रा, जावा, मलाय पेनिनसुला। तो ये जो पूरी जो श्री विजय जो एम्पायर है, जो हम कहेंगे शैलेंद्र डायनेस्टी है, इसके अंदर कौन कौन से एरिया आते थे? सुमात्रा आइलैंड, जावा, मलाय पेनिनसुला, ठीक है, ये सब नाम तो आपने अभी भी सुन रखे होंगे, ठीक है। सियाम, जिसे हम मॉडर्न थाईलैंड बोलते हैं, इवन द फिलीपींस, ये सारे किसके अंडर थे? ये सब जो हमारी शैलेंद्र डायनेस्टी है उसके अंदर आते थे। According to 9th century Arab writers, the empire was so large that even the fastest vessel could not complete a round trip of it 2 years, and the Selender rulers had a powerful navy and dominated the sea trade to China। अब यहाँ पर उधर जो तो यहाँ पर जो अरब राइटर्स आते हैं 9th सेंचुरी, वो बताते हैं कि एम्पायर बहुत बड़ी थी, कि मतलब एक फास्टेस्ट वेसल होने के बाद भी आप इसको पूरा नहीं घूम सकते थे 2 साल में भी। जो शैलेंद्र रूलर्स थे उनकी एक पावरफुल नेवी थी, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड थे वो सी ट्रेड को लेकर, और चाइना तक भी उनका जो ट्रेड था वो चलता था। अब होता क्या है, श्री विजय एम्पायर वॉज रिप्लेस्ड बाय मजापाहित एम्पायर इन द 11th सेंचुरी, ठीक है। अब यहाँ पर जो श्री विजय एम्पायर है, जब ये वीक पड़नी शुरू होती है तो इसको रिप्लेस करके एक और एम्पायर आती है, ये जो होते हैं मजापाहित, ठीक है ना। आप इसे अगर किसी और तरीके से प्रोनाउंस करना चाहते हो तो आप वैसे भी कर सकते हो।
इट फर्दर एक्सटेंडेड द लिमिट्स ऑफ द श्री विजय एम्पायर एंड कंटिन्यू टिल द 14th सेंचुरी। और ये जो रूल है इसका ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, 14th सेंचुरी तक। द पल्लवास ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो हैड अ पावरफुल नेवी। जैसे इधर ये साउथ ईस्टर्न जो स्टेट थे इनके पास पावरफुल आर्मी थी, वैसे ही इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में जो पल्लवास थे उनके पास एक बहुत ही पावरफुल नेवी थी। द पल्लव नेवी वॉज स्पेशली एक्टिव इन द बे ऑफ बंगाल। और बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, ये जो इंडिया है इसका जो इस साइड वाला जो पार्ट होता है ये बे ऑफ बंगाल है, इधर ये अरेबियन सी है। तो ये जो बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है और फिर यहाँ से ये सारे ये जो साउथ जो ईस्ट एशिया पूरे जो बाकी जो ये आइलैंड वगैरह वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल है इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव थी जो पल्लवास की नेवी थी। The sea trade with the countries of Southeast Asia, China was so important that in the 10th century, तो सी ट्रेड क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था इस टाइम पे साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ, चाइना के साथ, तो इसीलिए 10th सेंचुरी में जो इंडिया में जो साउथ इंडियन जो इस तरह के जो एम्पायर्स थी जैसे पल्लवास थी उन्होंने अपनी नेवी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखा था, करना पड़ता क्योंकि ट्रेड सारा उनका उसी के थ्रू हो रहा है। The sea trade with the countries of Southeast Asia and China was so important that in the 10th century, तो 10th century में जो सी ट्रेड था साउथ ईस्ट एशिया के साथ, चाइना के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो चोला रूलर सेंट अ सीरीज ऑफ नेवल एक्सपेडिशन टू सुमात्रा एंड मलाया टू कीप द सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन ओपन। तो बाद में जो ये चोला एम्पायर है 10th सेंचुरी में ये अपने नेवल एक्सपेडिशन को बढ़ा देती है सुमात्रा तक, मलाया तक, सी लेन्स वगैरह जो उसकी कम्युनिकेशन है उसको ओपन करने के लिए, क्योंकि पहले लूटपाट का बहुत डर होता था, जो समुद्री डाकू हैं वो बीच में ही लूट लिया करते थे। तो इसीलिए इन्होंने पूरी अच्छी तरीके से सी लेन कम्युनिकेशन को भी ओपन करा दिया था, जिससे कि इस तरह की कोई दिक्कत ना आए जब सी ट्रेड चले, ठीक है। Since the early century of the Christian era, even before India had close trade and cultural contact with the countries of the area, यहाँ तक कि जो अर्ली सेंचुरीज थी, मतलब जो क्रिश्चियन एरा वाला जो टाइम था या उससे पहले वाला टाइम था, तो इंडिया के जब भी अच्छे खासे ट्रेड और कल्चरल कॉन्टैक्ट थे दूसरी कंट्रीज़ के साथ इस एरिया में, जो साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ इंडिया के पहले भी अच्छे ट्रेडिंग रिलेशन थे। Many Chinese and Indian scholars visited पेलमबैंग द कैपिटल ऑफ द एम्पायर। देखिए बहुत सारे जो चाइनीज़ और जो इंडियन स्कॉलर्स होते हैं वो पेलमबैंग जाते हैं, ठीक है। और जो ये पेलमबैंग है ये क्या है, ये कैपिटल थी इस एम्पायर की, ठीक है ना, जो हमने पढ़ा अभी मजापाहित, इसकी कैपिटल थी ये, ठीक है। विच वॉज लोकेटेड इन सुमात्रा। और कहाँ पर लोकेटेड थी ये, सुमात्रा में। विच हैड बीन अ संस्कृत एंड द बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ द स्टडी इवन अर्लियर। और ये सुमात्रा में थी पेलमबैंग, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कैपिटल थी ये इस एम्पायर की, और यहाँ पर संस्कृत और बुद्धिस्ट सेंटर थे लर्निंग के, ठीक है। द रूलर बिल्ड मैग्निफिशेंट टेम्पल ड्यूरिंग द पीरियड। और इस समय पे जो यहाँ पर जो रूलर्स थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए थे। द मोस्ट फेमस ऑफ दैम बीइंग द टेम्पल ऑफ बोरोबुद्दूर इन द ईस्ट जावा डेडिकेटेड टू बुद्धा। और उनमें जो सबसे फेमस टेम्पल रहा है जो काफ़ी बड़ा रहा है वो है बोरोबुद्दूर, जो आपको ईस्ट जावा में मिलेगा, और ये डेडिकेटेड है किसको, बुद्ध को, ओके। इट इज़ होल माउंटेन कर्व्ड इनटू 9 स्टोन टेरेसेस सरमाउंटेड बाय अ स्तूप। तो थोड़े स्तूप जैसा है ये, बड़े बड़े जो माउंटेन्स होते हैं उनको काट के इसको बनाया गया है। जो इंडियन एपिक्स हैं, आप ये मत सोचिए कि जो रामायण महाभारत है ये सिर्फ भारत में ही फेमस है, बल्कि जो दूसरी जो कंट्रीज़ है हमारी नेबरिंग वहाँ पर भी ये फेमस है। और जैसे ये जावा का मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर जो ये टेम्पल है बोरोबुद्दूर, यहाँ पर इंडियन एपिक्स को जैसे कि रामायण और महाभारत को डिस्प्ले किया गया है इन द पैनल ऑफ टेम्पल्स, ठीक है ना। जो टेम्पल के पैनल्स हैं वहाँ पर रामायण और महाभारत को बहुत ही अच्छे से लोगों को दिखाया गया है, उनकी इमेजेस को वहाँ पर डिपिक्ट करके। दीज एपिक्स कंटिन्यू टू प्रोवाइड द थीम फॉर लिटरेचर, फोक आर्ट, पपेट्स एंड प्लेस, ठीक है। तो ये जो एपिक्स हैं ये उस थीम को शो करती है, उनकी लिटरेचर की, फोक आर्ट को शो करती हैं, और जो उस टाइम पे जो भी जिस भी तरह के सीन रहे होंगे, मतलब मान चलिए कोई रामायण का वो कोई सीन दिखाना चाहते हैं कि उस टाइम पे ऐसे हुआ था, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पिक्चर की फॉर्म में वॉल्स वगैरह पे उस चीज़ को डिस्प्ले किया हुआ है। अब पढ़ते हैं हम कंबोजा एम्पायर के बारे में, ठीक है। ये दूसरी एम्पायर थी, पहली वाली हमने पढ़ ली, ठीक है। वहाँ पर उस एरिया में 2 एम्पायर आती हैं, पहली थी शैलेंद्र डायनेस्टी जिसे हम श्री विजय एम्पायर बोलते हैं, और जैसे ही वो डिक्लाइन हुई तो कौन सी आ गई, मजापाहित डायनेस्टी आ गई। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट है वो है कंबोजा एम्पायर। ये जो कंबोजा एम्पायर है इस पर कौन कौन से एरिया का कंट्रोल था, कंबोडिया और अनम, साउथ वियतनाम जिसे हम बोलें, कंबोडिया और साउथ वियतनाम, इस पर कंबोजा एम्पायर का रूल था। ये क्या करता है, रिप्लेस द हिंदुजाइज्ड किंगडम ऑफ फुनान। इस एरिया में फुनन करके एक हिंदुइज्ड किंगडम होता है, ये जो कंबोजा एम्पायर होता है ये इसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है। कंबोजा एम्पायर काफ़ी अच्छे से फ्लरिश करता है टिल 15th सेंचुरी, और काफ़ी ज़्यादा
कल्चरल डेवलपमेंट देखा जाता है इसके टाइम पे। ये भी मैग्निफिशेंट अचीवमेंट करता है, जैसे कि टेम्पल्स के फील्ड में, जैसे कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ टेम्पल्स बनवाता है ये नियर अंकोर थोम इन कंबोडिया। तो कंबोडिया में बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए जाते हैं कंबोजा डायनेस्टी के टाइम पे, बिगेन इन 10th सेंचुरी। और ये टेम्पल्स बनवाने की जो शुरुआत थी वो 10th सेंचुरी में ही स्टार्ट हो गई थी। Each ruler built a new temple there to commemorate his memory till about 200 temples were built in an area of 3.2 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पर 3.2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर ही आपको 200 टेम्पल देखने के लिए मिलेंगे, 200, ठीक है ना। और ये काफ़ी बड़ा नंबर है 200 टेम्पल। और यहाँ पर ये जो टेम्पल्स इतने ज़्यादा क्यों बने हैं, क्योंकि जैसे अलग अलग रूलर्स आते थे, ठीक है, कि अभी ये रूलर है, इसके बाद दूसरा रूलर आ गया, तो हर कोई अपनी पहचान छोड़ने के लिए, ठीक है ना, अपने आप को हिस्ट्री में यादगार बनाने के लिए एक नए टेम्पल की फॉर्मेशन कर दिया करता था कि जब अगर कोई इस टेम्पल के बारे में पूछे तो इतिहास में इस याद रखा जाए उस राजा को कि इस किंग ने इस टेम्पल को बनवाया था। ऑफ दीज द लार्जेस्ट इज द टेम्पल ऑफ अंकोर वॉट। तो सबसे बड़ा जो इन 200 टेम्पल में जो सबसे बड़ा टेम्पल है वो है अंकोर वॉट, ठीक है ना। इट हैज़ 3 किलोमीटर ऑफ कवर्ड पैसेज कंटेनिंग ब्यूटीफुल स्टैचूज ऑफ हिंदू गॉड गॉडेस, ठीक है ना, अप्सरा एंड स्किलफुल एग्जीक्यूटेड पैनल कंटेनिंग सीन्स फ्रॉम द रामायण एंड द महाभारत। ये टेम्पल बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, और इसमें बहुत सुंदर जो स्टैचूज बनवाए गए हैं हिंदू गॉड्स के, गॉडेस के, जो देवी देवता हैं, अप्सराओं के, और देख के ही लगता है कि बहुत ही स्किलफुली इनको बनाया गया है। वहाँ पर रामायण और महाभारत के जो सीन्स हैं उनको भी अच्छे से डिस्प्ले किया गया है। दिस एंटायर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग हैज़ बीन कम्प्लीटली फॉरगॉटन बाय द आउटसाइड वर्ल्ड। और कहते हैं कि जब ये टेम्पल्स बने हुए थे, मतलब एक काफ़ी लंबे टाइम तक तो बाहर की दुनिया को, वर्ल्ड में पता ही नहीं था कि यहाँ पर इतने सुंदर और इतने बड़े टेम्पल्स बने हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से कवर थे ये जंगल वगैरह के एरिया से। लेकिन बाद में इनको डिस्कवर किया जाता है, एक फ्रेंच मैन होते हैं 1860 में, वो इन टेम्पल्स को डिस्कवर करते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मोस्ट विग्रस पीरियड ऑफ टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ वॉज द पीरियड फ्रॉम द 10th to the 12th सेंचुरी। और ऐसा देखा गया है कि जो सबसे ज़्यादा जो टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ जो हुई हैं वो हुई हैं 10th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में। एक से एक बड़ा टेम्पल जो बना है वो इसी टाइम पीरियड में बना है, और ना केवल जो कंबोजा डायनेस्टी हो गई, शैलेंद्र डायनेस्टी हो गई वहाँ पर, बल्कि जो इंडिया है, इंडिया में भी इसी टाइम पीरियड के बीच में बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं वो बनाए गए हैं। तो भारत में भी टेम्पल्स बन रहे थे और दूसरे जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पर भी टेम्पल्स बन रहे थे, और दोनों में सेम टाइम पर ही बन रहे थे। मैनी इंडियन ट्रेडर्स वैन टू साउथ चाइना। बहुत सारे इंडियन ट्रेडर्स हैं जो साउथ चाइना जाते हैं आफ्टर ट्रैवलिंग ओवरलैंड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ टकला इन द मलाय पेनिनसुला टू द साउथ चाइना। बहुत सारे जो इंडियन ट्रेडर्स होते हैं वो साउथ चाइना जाते हैं, और किस पोर्ट का यूज़ करके जाते हैं, जो मलाय पेनिनसुला में जो टकाला जो पोर्ट है उसका यूज़ करके वो साउथ चाइना सी को क्रॉस करके वो फिर चाइना तक पहुंच जाते हैं। Many Brahmins and later Buddhist monks settled in the countries of Southeast Asia and in South China। बहुत सारे जो ब्राह्मण्स होते हैं, लेटर जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, वो इन कंट्रीज़ में बस भी जाते हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया हो गया, साउथ चाइना हो गया, वहाँ पर जाके हमेशा के लिए भी बस जाते हैं। बुद्धिज़्म ट्रैवल करता है चाइना से लेके कोरिया तक, जापान तक। वैसे तो शुरुआत कहीं ना कहीं जो बुद्धिज़्म है उसकी शुरुआत भारत से ही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो भारत तक ही रह गया, बल्कि वो चाइना तक, कोरिया तक, जापान तक गया, और वहाँ पर लोग उसको आज भी बहुत मानते हैं। इंडियन मॉन्क्स रीच्ड कोरिया एंड इन्फ्लुएंस द एवोल्यूशन ऑफ कोरियन स्क्रिप्ट नियर टू द इंडियन वन। इंडिया के जो कुछ मॉन्क्स थे वो कोरिया तक भी जाते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जो कोरियन स्क्रिप्ट है, और वो उसको भारत तक भी लेकर आते हैं। वाइल बुद्धिज़्म डिक्लाइन इन इंडिया इन कोर्स ऑफ टाइम इट कंटिन्यू टू फ्लरिश इन साउथ ईस्ट एशिया। भले ही जो बुद्धिज़्म है वो इंडिया में डिक्लाइन हो गया हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा था साउथ ईस्ट एशिया में। In fact, it assimilated the Hindu god into the Buddhist fold and even took over the Hindus' temple, a movement opposite to what was happening in India at that time। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है कि अगर हम बात करें बाहर जो दूसरे वर्ल्ड में जो साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ पर देखें या चाइना देखें, तो वहाँ पर जो उनके खुद के गॉड थे वो मतलब वो लोग बौद्ध धर्म से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए, इतना ज़्यादा बौद्ध धर्म उनको पसंद आया कि उन्होंने खुद जो अपने देवी देवता थे या वो जिस भी धर्म को या जिस भी गॉड गॉडेस को मानते थे, उन्होंने उनको एसिमुलेट कर दिया बौद्ध धर्म में, और बौद्ध धर्म वहाँ पर सुप्रीम बन के निकला। मतलब उन्होंने अपने देवी देवताओं को बौद्ध धर्म में ही मिला दिया, और फिर एक बौद्ध धर्म उनके यहाँ पर सुप्रीम बन के निकला। लेकिन अगर हम वही चीज़ भारत में देखें तो भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी, ठीक है, बहुत अच्छे से यहाँ पर फ्लरिश भी हुआ, लेकिन बाद में जो बौद्ध धर्म था उसको एसिमुलेट कर दिया हिंदू धर्म में, और यहाँ पर सुप्रीम बन के कौन निकला, हिंदू धर्म निकला। तो आप समझ रहे हो कि क्या चल रहा था बाहर और इंडिया में। आगे देखते हैं।
India has close commercial and cultural contact both with the West and the Southeast Asia, China, Madagascar countries on the east coast of Africa. इंडिया के सिर्फ अच्छे रिलेशन साउथ ईस्ट एशिया के साथ ही नहीं थे या चाइना के साथ नहीं थे, बल्कि अगर हम उसके दूसरी साइड देखें तो मेडागास्कर, ठीक है ना, जो अफ्रीका की जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पर भी अच्छे रिलेशन थे. The various kingdom in Southeast Asia act as the kind of bridge for commercial and cultural contact between India and China. जो साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, अगर हम देखें तो उसने एक ब्रिज की तरह काम करा है कमर्शियल और कल्चरल कांटेक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया और चाइना के बीच में और दूसरे आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में, क्योंकि ये इंडिया है, इधर चाइना है, तो बहुत सारे लोग ये पहाड़ वगैरह क्रॉस करके नहीं जा पाते थे, तो वो इस वाले रूट को यूज़ करते थे और बीच में ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया वाले जो आइलैंड वगैरह वो आते थे. तो कहीं ना कहीं इसने ब्रिज का काम करा है. इनके कॉन्टैक्ट और इनके कॉन्टैक्ट को डेवलप करने के लिए एक कल्चरल डेवलपमेंट देखा गया. Though deeply influenced by Indian civilization and culture, they were able to attain distinctive culture of their own of a very high order. Arab trader who had been trading with South India with the countries of Southeast Asia earlier. यहाँ तक कि जो अरब्स हैं उनके भी कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट बनते हैं क्योंकि वो इंडिया के साथ ट्रेड करते थे, फिर धीरे धीरे वो साउथ ईस्ट एशिया तक भी वो ट्रेड करना शुरू कर देते हैं. इवन मोर एक्टिव आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एबिसिड एम्पायर. और यहाँ तक कि जब एबिसिड एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है, और एबिसिड एम्पायर तो बहुत ज़्यादा अपने ट्रेड को लेके हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता था, तो इसीलिए फिर जो ये ट्रेड है ये और अच्छे से फ्लरिश हो जाता है जब एबिसिड एम्पायर आ जाती है. बट द अरब्स डिड नॉट डिस्प्लेस द इंडियन ट्रेडर्स एंड प्रीचर. लेकिन ये जो अरब्स थे ये कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं इंडियन ट्रेडर्स को. इन द अर्ली फेज दे डिड नॉट मेक एनी स्पेशल एफर्ट टू कन्वर्ट द पीपल ऑफ द एरिया टू इस्लाम. देखिए शुरुआत में अगर हम बात करें जो अरब्स हैं उनका भारत में आने का या कहीं और जाने का ये मोटिव बिल्कुल भी नहीं था कि वो इस्लाम को वहाँ फैलाना चाहते थे. नहीं, मेन तो उनका यही जो एक मोटिव था कि उनको क्या करना है, ट्रेड को फैलाना है और अपने आप को, मतलब एक ट्रेडिंग की दुनिया में अपने आप को वेल स्टैब्लिश कर लेना है. Thus, a remarkable degree of religious freedom and tolerance and the commingling of various culture marked these country. हमने पढ़ा भी था जब एबिसिड एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि वो लोग भले ही मुस्लिम थे लेकिन उनके कोर्ट में हर तरह के टैलेंटेड लोगों के लिए जगह थी, चाहे वो ज्यूज़ हो, क्रिश्चियन हो, नॉन मुस्लिम हो, ठीक है. तो वो हर तरह की जो लोग थे उनको अपने देश में अपने कोर्ट में शामिल करने के लिए तैयार थे. तो कहीं भी ऐसा तो बिल्कुल नहीं देखा जाता कि वो लोग इस्लाम को लेके वो उसी का प्रचार करना चाहते थे, बल्कि उन्होंने रिलीजियस फ्रीडम और टॉलरेंस थी एक हद तक उनके यहाँ पर. अ कैरेक्टरिस्टिक दे हैव रिटेन टुडे, और इस चीज़ को वो बाद तक भी मेंटेन करते हैं. द कन्वर्जन ऑफ इंडोनेशिया एंड मलाया टू इस्लाम टुक प्लेस ग्रेजुअली. तो इसलिए जो कन्वर्जन होता है इंडोनेशिया का, मलाया का इस्लाम कंट्री में, ठीक है, अब तो ज़्यादा लोग वहाँ पर जो इस्लामिक जो रिलीजन है उसी को फॉलो करते हैं. तो ये किसी इंटेंशनल, मतलब कहेंगे इंटेंशनल फुली नहीं हुआ है ये चीज़ कि बिल्कुल वो लोग सोच के ही आए थे, नहीं ऐसा नहीं था. बल्कि हुआ क्या, जब अरब्स के और उनके बीच में बहुत अच्छे ट्रेडिंग रिलेशन बनने लगे, और जो अरब्स थे वो अपने ट्रेड को लेकर, मैंने कहा बहुत ज़्यादा वो तो अपने ट्रेड को लेकर स्ट्रिक्ट थे, और ट्रेड की वजह से ही वो लोग हैं बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो पाते हैं, रिच हो पाते हैं. अब जो लोग उनसे ट्रेड के कॉन्टैक्ट में रहेंगे उनके साथ भी वही हुआ, वो भी रिच होने लगे, ठीक है. तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो इम्प्रूव होने लगा. तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से वो, अब हम कहेंगे, इम्प्रेस हो गए. तो इसीलिए उन्होंने जो अरब्स की जो आइडियोलॉजी थी उसको अडॉप्ट कर लिया, और धीरे धीरे उनका जो धर्म है उसको भी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है. तो इस तरह से कन्वर्जन देखा गया है, ना कि उन्होंने कोई ज़बरदस्ती उन लोगों को इस्लाम धर्म को फॉलो करने के लिए बोला था. Elsewhere, Buddhism continued to flourish. Commercial and cultural contact between India and these countries were snapped only with the establishment of Dutch rule in Indonesia. जैसे कि सेम बुद्धिज़्म ने किया, बुद्धिज़्म ने भी तो अपना इन्फ्लुएंस ऐसे ही फैलाया. बुद्धिज़्म जो धर्म है वो भी तो धीरे धीरे ऐसे गया, उसने अपनी आइडियोलॉजी से वहाँ के लोगों को इम्प्रेस कर दिया. अब यहाँ पर जो कमर्शियल और जो कल्चरल कॉन्टैक्ट थे इंडिया के बीच में और दूसरी कंट्रीज़ के बीच में, वर स्नैप्ड ओनली विद इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डच. एक टाइम तक चलते हैं, लेकिन वो हम कहेंगे जहाँ पर बुरा जो असर देखने के लिए मिलता है ट्रेडिंग पर और जो कमर्शियल और कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट पर इंडिया के दूसरे देशों के साथ, वो कब होता है, जब डच आ जाते हैं इंडोनेशिया में रूल करने के लिए. अब ये वो टाइम पीरियड आ गया है जिसे हम बोलते हैं कॉलोनियल टाइम पीरियड. कॉलोनियल सबको पता है, यहाँ पर गुलाम बना के रख दिया. तो यहाँ पर जब इंडोनेशिया में डच आ जाते हैं तो इंडिया के जो कमर्शियल और जो कल्चरल कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो इंडोनेशिया के साथ टूटने लगते हैं. उधर भारत में कौन कौन आ जाता, भारत, बर्मा और मलाया में कौन आ जाते हैं, यहाँ पर इंग्लिश रूल आ जाता है. तो पता ही है फिर आपको, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हमने थोड़ी बहुत पढ़ रखी होगी कि जो इंग्लिश है वो हमारे साथ क्या हाल करते हैं. और इंडो चाइना में रूल किसका आ जाता है, फ्रेंच का.
अब जब ये बाहर से लोग यहाँ पर आ गए, इन्होंने यहाँ पर कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर ली, यहाँ पर इन जो पहले से जो ये इंडोजीनियस जो लोग थे, ठीक है, इनको यहाँ पर गुलाम बना के रख दिया। तो अब ट्रेडिंग का तो सवाल ही नहीं बनता कि वो अपने आप वो बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सके, क्योंकि वो इनकी एक तरह से गुलाम बन के रह गए। तो यहाँ पर इस तरह से फिर जो कमर्शियल जो कल्चरल कॉन्टेक्ट्स होते हैं वो टूटने लगते हैं, ठीक है। इंडिया के और बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके आपस में जो अभी तक बहुत अच्छे रिलेशन चल रहे थे वो ख़राब होने लगते हैं और धीरे धीरे डिक्लाइन ही हो जाता है पूरी तरह से। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर जो हमने डिस्कस कर लिया है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, कि किस तरह से भारत और जो बाहर की दुनिया में क्या चल रहा था, कैसे उनके रिलेशन थे। ये पूरा मैं मानती हूँ कि चैप्टर काफ़ी लंबा था, एक बार में समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसे एक दो बार पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद हम कवर करेंगे नॉर्दर्न इंडिया को, जिसमें हम जानेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर्स के बारे में, जो कहीं ना कहीं हमारी मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को शुरू करेंगे। ये हमने जान लिया है कि जो चैप्टर है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन अराइज होंगे वो भारत की अपनी खुद की हिस्ट्री से ही ज़्यादा होते हैं। तो ये तो एक इंट्रो वाला पार्ट हम कह सकते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि भारत के साथ साथ बाहर क्या चल रहा था। ओके, तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर कर देना, और अगर ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में सब कुछ बता दिया था। तो इसीलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।